प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सभी उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रशिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह चैनल आपके लिए उत्तर प्रदेश बीटीसी के चारों सेमेस्टर का जो मैथ का सब्जेक्ट है आपका, उस मैथ सब्जेक्ट के राजन सीरीज से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से हल करा के आपके इस YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा। उन सभी के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है जो बीटीसी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, गणित की परीक्षा में। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं। यह चैनल यानी KCI चैनल आपके लिए लाया है उत्तर प्रदेश बीटीसी के सभी सेमेस्टर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन राजन सीरीज से सॉल्यूशन मैथ का। और अब आप भी 25 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि मेरा बीटीसी में 25 में 25 नंबर था। और मैथ की सीरीज आपको हल करने पर 100% गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन 99% गारंटी जरूर लेते हैं कि यदि आप मेहनत करेंगे और इस सीरीज के सारे क्वेश्चन हल कर डालेंगे तो आप भी इस सीरीज के माध्यम से यानी क्वेश्चन के टाइप के माध्यम से क्वेश्चन को हल करके 20+ नंबर हल कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। और आप परीक्षा में फेल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां क्या है, बीटीसी के मैथ में ही फेल हो जाती है। उनको मैथ पहाड़ लगता है, तो मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। अब यह चैनल आपके लिए लाया है राजन सीरीज बीटीसी सेमेस्टर का। तो अब आप निश्चिंत होकर ये सारे वीडियो राजन सीरीज के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख डालेंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा और आपके बीटीसी के सेमेस्टर में बैक नहीं लगेगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन बचता है जो आपको नहीं लगता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दीजिए या वीडियो बनाकर सेंड कर दीजिए। तो मैं उससे संबंधित 2-4 सवाल और उस प्रश्न को भी हल करके आपके यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर जरूर सेंड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए यहाँ पर प्यारे साथी एक चीज और समझेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पेपर में कैसे आता है सवाल, इसे भी आप समझ लेंगे। पेपर आपने देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लिया करिए। वस्तुनिष्ठ जिसे बहुविकल्पी कहते हैं, ऑप्शन जैसे ये दिया गया है, ऑप्शन दिया जाता है, इस प्रकार से 5 सवाल होता है और 5 नंबर के होते हैं, बेहद आसान होता है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, वो भी 6 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन का होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके देता है 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन प्यारे साथी? 7 क्वेश्चन, और 7 को करना होता है और 2-2 नंबर का आता है। तो देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप भी 20+ नंबर पाएंगे और फेल कभी नहीं होंगे। सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरा मन से लिख कर हल कर डालो, ताकि आप भी बीटीसी में फेल ना हो, यानी DELED में फेल ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कहता क्या है कि 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आपने देखा कि कह रहा 3/4 के योज्य प्रतिलोम। देखो प्यारे साथी, 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम होता है यानी -3/4 हो जाएगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3/4। अगर गुणात्मक प्रतिलोम यही दे दिया
तो गुणात्मक प्रतिलोम, इसको पलटकर हम देखेंगे 4/3, 4/3 इसका जो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। याद रखना, योज्य प्रतिलोम जैसे अगर आपसे सवाल में दिया होता एग्जाम में, कहता कि बताओ भैया माइनस या +3 का जो है योज्य प्रतिलोम, तो क्या बताते? -3 बताते। 5 का योज्य प्रतिलोम तो -5। अगर -2 का योज्य प्रतिलोम तो आपको क्या बताना? +2। और गुणात्मक कह देता तो पलट देते। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो बिल्कुल, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। अगला सवाल आपके पास है, कहता है कि किसी संख्या के 60% में, क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? ना दिखाई देना तो आप बताना, अगले वीडियो में मैं और बड़ा कर दूंगा। कह रहा किसी संख्या के 60%, आप सभी देख सकते हो। कहता किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। क्या होगी? यानी वह संख्या होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। यानी अगर हम किसी संख्या का 60% ले लें, जैसे मान लिया जाए संख्या x, उसका 60% ले लें तो 60% मतलब 60/100। अगर उसमें हम 32 जोड़ देते हैं तो वह खुद स्वयं संख्या हो जाती है। यानी संख्या क्या हो जाती है? x हो जाती है। कहता है कि वह संख्या बताओ, तो प्यारे साथी आप देखोगे 0 से 0 खत्म, या आप ऐसे कर लो 20 3 60, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी 3x/5 होगा और प्लस में 32 बराबर क्या? x। अब देखोगे 3/5x उधर ले चलते हैं, 3/5x, 3x/3/5x उधर ले गए, आ गया 32। अब ध्यान देना, 5 एकन 5 - 3 बराबर 2x/5। अब 2/5 इधर चलाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और 2 16 में 32, 16 पचे 80। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा बाबू? 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80। किसी संख्या के 60% में यदि हम 32 जोड़ देते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या क्या है? 80 है। कौन सी संख्या? 80। अगर आपको पेपर में मान लिया जाए, ये तो ऑप्शन वाले सवाल है, इसे लगाएंगे कैसे? सेकेंडों में लगाएंगे। देखो, किसी संख्या का 60%, सबका 60% निकाल लो। सबका क्या निकाल लो? 60% निकाल लो। सबका 60% निकाल लो, यानी 60 बटे क्या निकालना है? 100। सबका 60/100 निकालना है। अब ध्यान देना, यहां पर आ गया 2 0, 6 48, 6 48 में 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो, वही संख्या फिर प्राप्त हो जानी चाहिए। 8 2 10 के सुन, 4 3 7 1 8, 80 था, 80 हो गया, सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन से लगा लो। यहां पर देखोगे तो देखो 60%, 2 0 से 2 0, 6 का 36, 36 में 32 जोड़ोगे तो 6 2 8 और 3 3 6, ये तो 68 आ गया। 60 था, 68 आ गया, इसलिए सवाल का उत्तर नहीं होगा। तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। बात समझ में आया? आपको कॉपी मिलेगा, उस पर आपको लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आ सही है। कौन सही है? आ सही है। वहां टिक नहीं लगाना है, लिखना है। यहाँ बहुविकल्पी सवाल मैं इस बार करा रहा हूं। अगला सवाल आप देखोगे, कहता है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मानों के अंतर। तो देखो भैया 455 दिया है ना, स्थानीय मान और जातीय मान समझ लो। स्थानीय मान उसके स्थान को बताता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार को बताता है, और जातीय मान देखो, नहीं दोनों स्थानीय मान ही, और जातीय मान उसकी खुद के बारे में बताता है, उसकी जाति के बारे में बताता है। अब देखो स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5। कहता है 5 के स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर क्या आ गया? 45। फिर कह रहा है यौम योगफल, यानी क्या आएगा? 55। 45 और 55 आया कि नहीं? का गुणनफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो भैया 45 और 55 का जब आप गुणनफल ज्ञात करोगे तो ये आप अपने पास कर लो, ऐसे कर लो, 45 कर लो और कर लो क्या? 55 कर लो, और आप गुणा कर लो।
अब जैसे चाहो आप कर सकते हो। मैं तो पंचम 25, 5 चौक 20, 2 22 और फिर यही बार एक बार फिर उतार दिया और जोड़ दिया 5, 5 2 7, 4 और 2 2475 आप लगाओगे सा। क्या लिखोगे अपनी कॉपी में? लगाओगे सा। अपनी कॉपी में लगाओगे क्या? सा। कह रहा संख्या 0 का रोमन अंक क्या होगा? कह रहा 0 का रोमन अंक बताओ। रोमन आपको बताना है 0 का। तो प्यारे भाई, प्यारे बहना, 0 का रोमन अंक होता ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब भारत में 0 का आविष्कार हुआ उसके पहले में अंग्रेज लोग अपना लिपि यानी अपना नंबर सिस्टम सेट कर चुके थे। उनको पता ही नहीं था 0 भी कोई अंक होगा। 0 तो अपना भारत देश ने खोज किया 0। अब देखो, रोमन में बड़ी से बड़ी संख्या यम मानते हैं, यम मानते हैं और यम को कितना मानते हैं? 1000। अगर उन्हें 5000 लिखना होता है तो देखो 5 लिखते हैं, 5 और उसके ऊपर रेखा लिख देते, कहते भैया यही हमारा क्या है? 5000 है। हमें अभी 50 लिखना, हमें अभी अगर 88 लिखना है तो मैंने लिख दिया 88। हमें लिखना क्या है? 88। लेकिन रोमन में यही 88 लिखने के लिए बड़ा सा खींचना पड़ता। कितना बड़ा खींचना पड़ता? बहुत बड़ा खींचना पड़ता। भैया रोमन में 50 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है? यल। पहले 50 हो गया, 50 10 60 10 70 10 80 80 5 85 86 87 88। अब देखो रोमन में 88 लिखने के लिए इतना लंबा खींचना पड़ा और हमने 88 खटाक दे लिख दिया। अपनी हिंदी बेटर है कि रोमन लिपि बेटर है? रोमन कहीं प्रयोग में नहीं आती है गणित में, चाहे इंडिया में देख लो और चाहे विदेशों में देख लो, रोमन प्रयोग में नहीं है। क्योंकि भाई हमें जोड़ने घटाने के लिए इसको कैसे सेट करेंगे? क्यों भाई, बात तो समझ में आ रही है ना? रोमन का प्रयोग कहीं नहीं होता है। रोमन अंकों का प्रयोग किसी क्वेश्चन के आगे नंबरिंग करने के लिए, वो भी एक नियत समय तक के लिए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 लिखा, क्वेश्चन के आगे लिखा। तो ध्यान रहे, बात आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है, उसका कोई चिन्ह नहीं बना है। अगला सवाल, तो इसमें से लगाओगे क्या? दा। आप क्या लिख कर आओगे अपनी कॉपी में? दा लिख कर आओगे। चलो अगला सवाल देखते हैं बाबू। कहता है 25 3/100 4/100 का मान क्या होगा? अरे बाबू, नीचे अगर बटा में 100 है, 2 0 है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाता है। नीचे 100 है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग गया, बस जोड़ दो। 25.00 और लाओ 0.03 और लाओ 0.04 और जोड़ दो, आ जाएगा 25.0437। 25 क्या आ जाएगा? 25.07। 25.07 क्या आएगा? सवाल का उत्तर 25.07। अब ध्यान देना, यहां पर आपके एग्जाम आपके देखो सवाल गलत दिया है। देखो सवाल गलत दिया कि नहीं दिया? 3/100 दिया, 3/4। अब यहां पर अगर सवाल आपका मैच नहीं करता और सा लगाता है तो ध्यान दे, यहां पर 0 बढ़ा कर दिया होगा। क्या बढ़ा कर दिया होगा? 0 बढ़ा कर। क्वेश्चन में गलती है, पहले क्वेश्चन भी गलती थी, यहां भी गलती है, ध्यान रहे। अब ध्यान दो, जब यहां लिखोगे तो 25.00 लिख लो। 3 में 100 से भाग करोगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 4 में 1000 से भाग दोगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब देखोगे 4 3 0.25, तब आपका जाके ऑप्शन मैच करेगा सा वाला। तो ये सवालों को भी आपको ध्यान देना है कि किताबें हैं, गलती हो जाती है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, वो तो मशीन है, इंसान जो सेट करेगा वही वो छापेगी, तो गलती हो जाती है। तो ऐसे सवाल में उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? सी तो होगा, लेकिन यहां पर एक 0 बढ़कर रहेगा। बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलो अगला सवाल देखते हैं। सारे सवाल यहीं पर समझ लेना, अगर ना समझ में आए फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। चलो अगला देखो, कहता है 6वां क्वेश्चन है, कहता है 0.6 गुणे 0.4 का मान ज्ञात करो। तो पहले दशमलव को छोड़ दो, पहले दशमलव को भूल जाओ और 6 चौके 24 लिख लो। क्या लिख लिए? 24। अब दशमलव को देखो, दोनों में दशमलव जोड़ने पर क्या अंक बनेगा? 2 अंक।
और 2 अंक आ गया है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0.24 यानी सा वाला आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो बाबू 7वां क्वेश्चन है, कह रहा 100 से भाग दे दो और मान ज्ञात कर लो। तो देखो जब मैंने 100 से भाग किया, तो देखो यहाँ 2 अंक दशमलव है ही है, 2 अंक दशमलव और आगे आ जाएगा, यानी 10 मान आएगा 2.285 और 4, यही सवाल का उत्तर होगा। अब ये आपके ऑप्शन में किस में है, तो देखो 2.2854 यानी पहला, यानी आ वाला ऑप्शन आपका है। तो आप ऑप्शन भी ध्यान देते रहोगे, क्योंकि आपको वहां लिखना है आ बा सा दा लिखना है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अगला सवाल आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। देखो त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होता है। ध्यान दो, जो वृत्त का व्यास 2r होता है और ये 4 दिया है, 2 से भाग दे दोगे तो r का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ये भी समझते चलो कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। और वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने का भी काम करता है। अगला सवाल देखोगे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 दिया है और उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार सेंटीमीटर में होंगे। तो बाबू याद कर लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या है भैया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, 7 5 75 दिया है और उसकी ऊंचाई 7.5 है। माना आधार उसका x, आपने आधार कितना मान लिया x, तो 7.5 को बटे में ले आया। अब ध्यान देना, अगर बटे में 7 दशमलव है तो दशमलव हटेगा 10 बढ़ जाएगा और 75 से 75 कट जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 10। यानी आधार उसका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बाबू बा वाला होगा, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। अगला आप देखोगे सवाल कहता है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज को सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे, वह वृत्त जो है, ऐसा वृत्त जो है जो त्रिभुज के सभी भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता। कौन सा कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। अगला सवाल आप देखोगे, कहता है कि किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन, किस संख्या में, देखो चौथे पेज पर हम चले हैं, पेज बाय पेज में आपको बताता चल रहा हूं। पेज नंबर 4 की बात हो रही है, 4 पेज पे सवाल आपके। कह रहा किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान, अरे किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो यहां पर देखोगे 6 का स्थानीय मान 0.06 है। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान 6 है। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान 0.006 है। यहाँ पर दशमलव का 0.6 है। तो देखो बाबू, ये 60 पैसा, ये 6 पैसा, ये 6 पैसा, ये क्या भैया, ये 0.006 है। तो 6 का स्थानीय मान ये वाला, यानी सा वाला सबसे ज्यादा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 6/100 कर सकते हो, इसे 6/10 कर सकते हो, ऐसे बदल भी सकते हो, लेकिन आप सीधे सवाल का उत्तर देखो। अगला देखो, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। बहुत आसान है। अर्धवृत्त में वृत्त कैसा होता है, अर्धवृत्त होता है, इसमें कोई कोण बनेगा तो कैसा कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। आपको याद रखने की जरूरत है, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होगा, समकोण होगा, यानी 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बात कान खोल कर सुन लो, यदि गणित में सूत्र नहीं याद है तो क्षेत्रफल और आयतन वाले सवाल नहीं लगा पाओगे आप। तो सूत्र भी याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल कई हैं। देखो भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल कई हैं, क्योंकि देखो त्रिभुज ही कई है।
त्रिभुज कितना है, कई है। देखो त्रिभुज, मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो बाबू त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। और एक है विषमबाहु त्रिभुज है, क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। और एक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन है, समद्विबाहु, मैं लिख देता हूं समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार गुणे में क्या, ऊंचाई। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार का स्क्वायर बटे 2 या फिर लंब स्क्वायर बटे 2 या फिर कर्ण स्क्वायर बटे 2। बात 4। तो ध्यान रहे, सारे याद करके चलोगे तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब, या लंब गुणे आधार, या आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। अगला सवाल आप देखोगे, कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। ये देखो कौन सा त्रिभुज बनेगा, जिसकी सभी भुजाएं अलग हैं, तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया है कि अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यस क्या होता है, तो यस अर्ध परिमाप होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो देखो 6 8 6 14 10 24, और आप देखोगे क्या बन गया 24, 24 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी यस का मान क्या होगा बाबू 12 होगा। 12, यहाँ 12 माइनस क्या रखोगे 6, ए क्या रखोगे 12 माइनस 6, यहाँ देखो क्या रखोगे 12 माइनस 8, यहाँ क्या रखोगे 12 माइनस 10 और हल कर दोगे। चलो 12 में से 6 गए 6 और 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 8 गए 10 गए 2, अभी अंडर रूट लगा। अब ध्यान देना, इसे हम लिख सकते हैं 4 तियां 12 और क्या है 6 4 और 2 है। सारे सवाल आप लगा सकते हो, ध्यान रहे। अब ध्यान देना, ये जो है देखो 4 और 4 मिलकर अंडर रूट से बाहर आ गया, और देखो 6 में से 3 दूनी 6, 3 बाहर आ जाएगा, और 2 और 2 मिलकर बाहर आ जाएगा, तो 4 तियां 12 दूनी 24 सवाल का उत्तर, यानी दा वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि बिना सूत्र के आप सवाल नहीं लगा पाओगे, क्षेत्रफल और आयतन वाले। अगला कहता है क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अभी बताया गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बताओ भैया 1/2 गुणे में 10 गुणे में क्या 6, 2 तियां 6 और 10 तियां 30 वर्ग सेंटीमीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को रूढ़ अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ अंक कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 80 के बाद 83 और क्या है भैया 89, 83 और 89 ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं 80 और 90 के बीच। वैसे तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 यानी 97 है, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। सब कुछ आपको पढ़ाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। कह रहा 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, माना x रुपए का 20% कितना है 15 रुपया है,
तो 20 पंचे 100, 5 बटे में 5 गुणे में 15 बचे 75 रुपया। क्या लगाओगे टिक आप? 75 रुपया सवाल का उत्तर लगाओगे। अगला सवाल कह रहा है पिक्टोग्राफ। क्या बाबू कह रहा? पिक्टोग्राफ। आप देखोगे पिक्टोग्राफ क्या है, ध्यान देना। चलो कुछ सवाल और बचे इसमें से कर लेते हैं, 2 पेज में आज इस वीडियो में हल करा रहा हूं। कह रहा पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। तो देखो पिक्टोग्राफ आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के लिए जब क्वेश्चन कराया जाता है, ऐसे देखो क्या बना दिया गया, मुंह बना दिया गया। क्या बना दिया भैया? मुंह बना दिया गया, मुंह बना दिया गया, मुंह बना दिया गया, मुंह बना दिया गया, और फिर यहाँ पर 2 मुंह बना दिया गया, और फिर यहाँ पर 2 मुंह बना दिया गया। यहाँ रख दिया सोमवार रख दिया, क्या रख दिया? सोमवार रख दिया। यहाँ क्या रख दिया? मंगलवार रख दिया। यहाँ क्या रख दिया भैया? बुधवार रख दिया। और यहाँ लास्ट में नोट कर दिया गया या पॉइंट दे दिया। 1 मुंह बराबर 10 कर दिया। क्या पिक्टोग्राफ आपको समझ में आया? पिक्टोग्राफ। अब बताओगे मंगलवार को कुल कितने व्यक्ति आए थे? मंगलवार को कुल कितने व्यक्ति आए थे? तो आप बताओगे 2 मुंह। 2 मुंह बराबर 10 दूना 20। समझ में आया पिक्टोग्राफ क्या है? मतलब पिक्टोग्राफ है आकृतियों के माध्यम से ढेर सारे शब्दों को काउंटिंग करना, यानी कम शब्दों में बताना। यही क्या होता है? पिक्टोग्राफ। अब देखो क्या है? स्तंभ आरेख है? नहीं। रेखीय आरेख है? नहीं। वृत्तीय आरेख है? नहीं। इनमें से कोई नहीं है। तो भैया पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ क्या है कि ऐसे आकृतियों के माध्यम से शब्दों को दर्शाना है, इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल आप देखोगे कहता है कि पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। देखो पाई चित्र ऐसा होता है और इसमें से काट दिया जाता है, किसी परिवार के, किसी कंपनी के, किसी गोदाम के, कहीं भी, उसमें आय और व्यय या खरीद या बिक्री आदि सारी चीजों को दर्शाना। तो कितने अंश का कोण होता है एक बिंदु पर? तो 360 अंश पर बनता है। पाई ग्राफ कितने, पाई चार्ट कितने अंश पर बनता है भैया? आंकड़े 360। कह रहा है यदि व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? तो एक पदी कहलाता है। 2 व्यंजक हो तो 2 पदी, 3 व्यंजक हो तो त्रिपदी, उससे भी ज्यादा व्यंजक हो तो बहुपदी कहलाता है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? एक पदी। y में 5 जोड़ने पर, देखो y में क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया गया, जिससे प्राप्त हो गया क्या? z। जिससे क्या प्राप्त हो गया बाबू? z प्राप्त हो गया। अब ध्यान दो, कह रहा वह व्यंजक कौन सा है? तो यहाँ पर व्यंजक देखो कौन सा है। क्या y + 5 बराबर z? y + 5 बराबर z नहीं, 5 गुना दे दिया। यहाँ देखो z + y बराबर 5 गलत। अब देखो y + 5 बराबर z, यानी सा वाला सवाल का उत्तर। तो प्यारे साथी, सभी डीएलएड प्रशिक्षु के लिए यही खुशखबरी है कि अब यह आपका चैनल आपके बीटीसी यानी डीएलएड से संबंधित मैथ के सारे वीडियो, राजन सीरीज से संबंधित सारे क्वेश्चन इस वीडियो पर अपलोड होने वाले, इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो आप इन सभी को देखेंगे तो आपका 20+ नंबर फिक्स है। हाँ, मन से लिख लिख कर देखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथी, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा आने वाले समय में, और आपका इस वीडियो से फायदा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी सेंड करेंगे ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी मैथ में अब डीएलएड में फेल ना हो। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।